दोस्तों नमस्कार। गाजीपुर के कटरिया गांव में निशा कांड चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर यह खबर ट्रेंड कर रही है, लेकिन इसकी सच्चाई और तह में जाए बिना किसी भी तरह की हवाबाजी करना ये मेरी फितरत नहीं है, न ये मेरी पत्रकारिता है। राजनीतिक रंग भी फूंक दिया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप भी जमकर हो रहे हैं। विश्वकर्मा समाज तो ब्राह्मण समाज तो ठाकुर समाज की चर्चा हो रही है, पीडीए समाज की चर्चा हो रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से लगायत नीचे के कार्यकर्ता भी मैदान में हैं। लेकिन इस खबर की हमने जो विश्लेषण किया, खबर पे हमने जो रिसर्च किया, तब हमने पाया कि इस खबर की सच्चाई कुछ और है और बताया दिखाया कुछ और जा रहा है। दोस्तों, ये जान लेना जरूरी है कि कटरिया गांव के ही रहने वाले हरिओम पांडे नामक 19 वर्षीय युवक से कटरिया गांव की ही रहने वाली विश्वकर्मा परिवार यानी सियाराम विश्वकर्मा की पुत्री निशा विश्वकर्मा के प्रेम थे हरिओम पांडे से। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, दोनों एक दूसरे के प्रेम दीवाने थे, दोनों छुप छुप कर मिलते थे, गाहे बगाहे गांव के बाहर भी मिलते रहे और उनका प्रेम परवाना चढ़ रहा था, परवान ले रहा था। तभी ये घटना घटी। ये कब से इन दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, प्रेम थे, इसके बारे में बताया जा रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं कि दोनों के परिजनों को पता था कि ये दोनों के बीच कुछ चल रहा है, यानी इन दोनों के बीच नजदीकियां हैं। इन दोनों परिवारों को इत्तला था, जानकारी थी। अब इसमें जो पिता, लड़की के पिता सियाराम विश्वकर्मा के जो बयानात हैं वो लगातार बदल रहे हैं। घटना वाले दिन से ही यानी 14-15 अप्रैल की रात्रि के दरमियान भोर में जब ये घटना घटी है, तब से लेकर अब तक पिता सियाराम विश्वकर्मा के बयान लगातार बदल रहे हैं। वहीं पुलिस के तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, जो नया बयान आया है उसको आप जान लीजिए, फिर पिता के बारे में बताएंगे। लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी कूद गई, इसमें भीम आर्मी कूद गई, इसमें अंबेडकरवादी कूद गए और लिहाजा गांव में तनाव हो गया। गांव में जब एक प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी का पहुंचा तो वहां पे पथराव हुए, दोनों तरफ से पत्थर चले, चप्पल लात घूसे सब चले, मार पिटाई हुई, उसमें कई लोग घायल भी और आरोप भी लगा कि गांव का जो प्रधान प्रतिनिधि है आशुतोष सिंह उर्फ आशु, उसने इस मामले को भड़काया। हम सब पर आएंगे, लेकिन अब ये देखना जरूरी है कि किस किस एंगल पे जांच चल रही है और कौन कौन से एंगल को अभी छोड़ा गया है, टच नहीं किया गया है। सबसे पहले बात, दोनों के बीच संबंध थे, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। दोनों के बीच प्रेम चल प्रपंच थे, दोनों एक दूसरे के प्रेम में थे, ये पक्की बात है, इसमें कोई बनावटी नहीं। और इसके बाद जो दूसरी बात है कि परिजन जानते थे, लड़के ने मोबाइल दी लड़की को, इसकी भी खबर लड़की के परिजन को थी कि हरिओम पांडे ने ही मोबाइल दिया। अब हुआ क्या, 14 की रात्रि में लड़की हरिओम पांडे से मिलने गई। जब वो कुछ देर रात्रि तक घर नहीं लौटी तो युवती के परिजन
हरिओम पांडे के घर पहुंचे, हरिओम पांडे से पूछा कि निशा कहाँ है। हरिओम पांडे का कहना है कि मैंने कहा कि निशा मेरे पास आई थी, लेकिन हमने घर उसको भेज दिया। हमने कहा घर तुम जाओ, और वो जब घर नहीं पहुंचने की बात आई तो ये भी बात सामने है कि निशा के परिजन और आरोपी हरिओम पांडे और हरिओम पांडे का मित्र अभिषेक पांडे और हरिओम पांडे के परिजन उस लड़की के खोजबीन में निकले रात्रि में, लेकिन वो नहीं मिली। उधर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो रात्रि 2 बजे के बाद का बताया जा रहा है, जिसमें लड़की अकेले मुंह पर गमछा लपेटते हुए गंगा जी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, गंगा पुल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस की तरफ से जारी किया गया। अब सवाल ये उठता है, लड़के के मोबाइल से जो आखिरी उसकी चैटिंग मिली है, उसमें लड़के ने देर रात्रि तक लगातार उसको ये चैट पे कहता रहा कि घर वापस लौट जाओ, घर वापस लौट जाओ, लेकिन वो लौटी नहीं और चैट का उसने जवाब भी नहीं दिया। इस दरमियान उसके पिता ने भी फोन किया, उसके पिता के फोन से उससे बात हुई। वो डरी हुई थी। गाड़ियों के आवाज जो पिता के तरफ से कहा गया कि गाड़ियों के आवाज भी सुनाई दे रहे थे मोबाइल में, जैसे लग रहा था कि वो गाड़ी से कहीं जा रहे। फिर भी पता नहीं चला। भोर में 14 और 15 की जो भोर है, लगभग 5 बजे सुबह होते होते भी पिता से उसकी मोबाइल पर बात हुई और पुलिस का कहना है कि उस दौरान लड़की ने ये कहा कि सुसाइड करने जा रहे हैं। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। उसके कुछ देर के बाद जब पिता ने फिर फोन किया तो फोन किसी अन्य ने उठाया और ये पता चला कि पुल पर दुपट्टा, चप्पल और मोबाइल पड़ा है, जिसको लेकर घबराहट में निशा के परिजन वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद जो है देखा तो निशा पहले वहां नहीं दिखाई दी। 112 नंबर पे डायल किया, वहां पे पुलिस पहुंची। जब पुल के ऊपर से लड़की के भाई ने देखा तो नीचे निशा का शव पानी में दिखाई दिया। ये पुलिस का भी कहना है और परिजनों का भी कहना है कि पहली बार जो फोन 112 पर किया था उसमें सुसाइड की बात कही थी। अब ये सवाल उठता है कि क्या निशा को आत्महत्या करने के लिए हरिओम पांडे ने उकसाया, दबाव डाला, या इस तरह से कोई बात कही जो बात नागवार गुजरी निशा को और निशा जाकर के सुसाइड कर लिया, या फिर हरिओम पांडे और निशा के मिलने की जानकारी निशा के परिजनों को हो चुकी थी और निशा को इस बात का अंदेशा था कि घर लौटेंगे तो मुझे डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, मुझे प्रताड़ित किया जाएगा। इससे निशा डर गई और डर करके वो जा करके इस तरह का कदम उठा ली। इस पर भी जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो निशा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें निशा के साथ किसी तरह की दरिंदगी या दुराचार या सामूहिक रेप की बात नहीं आई है निकल करके, और न ही तो उसके ऊपर मार पिटाई का कोई चोट और न ही उसके गला दबाकर हत्या करने के कोई जो है निशान, बल्कि दम घुटने की बात बताई गई है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। लेकिन हवा ये दिया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां भी उस पर रोटी सेक रही हैं और कह रही हैं कि निशा का हत्या किया गया है, निशा को मार डाला गया है, निशा हत्याकांड उसको बताया जा रहा है। तो इस तरह की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए।
इसमें न तो ब्राह्मणवाद कहीं है, न इसमें विश्वकर्मावाद है, न इसमें ठाकुरवाद है, न इसमें समाजवाद, न इसमें बीजेपी। इसमें किसी वाद को घसीटने से कोई फायदा नहीं है, कुछ भी निकलना नहीं है, मनमुटाव वैमनस्यता ही बढ़ेगी। इसमें सभी ब्राह्मण कैसे आ गए? अगर हरिओम पांडे ने गलती की है, अगर हरिओम पांडे दोषी है तो हरिओम पांडे दोषी है, पूरा ब्राह्मण समाज दोषी नहीं है, और न ही पूरे ब्राह्मण समाज का इससे कोई लेना देना है। और निशा की अगर हत्या हुई है, अगर हरिओम ने किया है, तो उससे विश्वकर्मा समाज का भी कोई लेना देना नहीं है। निशा पूरे विश्वकर्मा समाज की प्रतिनिधि नहीं है, और हरिओम पूरे ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि नहीं है। दोनों में प्रेम थे, आत्महत्या की एंगल आ रहे हैं, तो निशा पूरे विश्वकर्मा समाज से कोई लेना देना नहीं, और हरिओम पांडे का मतलब पूरे ब्राह्मण समाज से कोई लेना देना नहीं। दोनों एक दूसरे के प्रेम में थे, और अगर आरोपी, अगर उसके ऊपर आरोप सिद्ध होता है तो कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। अगर निशा ने आत्महत्या किया है तो निशा इस जांच का भी खुलासा करना चाहिए पुलिस को जल्द से जल्द, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को इसमें न फंसाया जाए जो निर्दोष। और दोष अगर देखा जाए तो दोनों नाबालिग हैं, नाबालिग प्रेम में थे, ये बात तो पक्की है। जबकि निशा के पिता और हरिओम पांडे के पिता भी मित्र हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी कुछ ज्यादा ही इसको रंग दे रही है, और विश्वकर्मा समाज पूरी तरह से टूट पड़ा है। तो ये जान लेना जरूरी है कि हर विश्वकर्मा के घर की न वो बेटी है, न हर ब्राह्मण के घर का वो हरिओम पांडे बेटा है। आरोपी तो अगर दोष सिद्ध होता है तो कड़ी सजा मिले, अगर वो उसकी हत्या कर किया है तो, अगर उसने आत्महत्या की है तो फिर निर्दोष को फंसाना भी उचित नहीं है। ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफा कार्रवाई कतई नहीं होनी चाहिए। हाँ, पुलिस सवालों के घेरे में है। पुलिस तत्परता क्यों नहीं दिखा रही है? पुलिस रिमांड पर लेकर हरिओम पांडे से और अभिषेक पांडे से कड़ाई से पूछताछ करके उसका निपटारा करे और सही बात सामने ले आए, और निशा के पिता के साथ भी वही कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए, जिससे कि निशा के पिता के जो बदलते बयान हैं वो बदले ना, और निशा के पिता से भी वो सच्चाई सामने आना चाहिए कि कब से ये दोनों जो है प्रेम में थे, कब से वो लोग इसके बारे में जानते थे। ये सारी सच्चाइयां जो है निशा के पिता के तरफ से भी आनी चाहिए। और क्या निशा से उसकी आखिरी बात 5 बजे सुबह 15 अप्रैल को हुई? ये सारी जांच आगे बढ़नी चाहिए, त्वरित गति से आगे बढ़नी चाहिए, और इसमें तेजी लाना चाहिए। गाजीपुर के एसपी की अगर हम बात करें, डॉक्टर इरज राजा की, तो ये आज से नहीं है, लंबे समय पर से गाजीपुर में टिके हुए हैं, और कई तरह के इनके ऊपर भी ब्लेम लगे हैं। कई तरह के मामलों में लीपापोती का भी इनके ऊपर आरोप मढ़ा जाता रहा है, लेकिन सरकार के, योगी के ये शुभ चिंतकों में माने जाते हैं, इसलिए इनका न तो ट्रांसफर हो रहा है न पोस्टिंग हो रही है। काफी समय से ये गाजीपुर में ही जमे हुए हैं। तो करंडा थाना और गाजीपुर के जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, ये भी जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, इनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और राजनीतिक रंग पूरी तरह से गलत है, और सभी ब्राह्मण समाज को गाली देना विश्वकर्मा समाज के तरफ से, इसकी घोर हम निंदा करते हैं। और चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, तो न तो ब्राह्मण समाज से कोई मतलब होना चाहिए, न विश्वकर्मा समाज से मतलब होना चाहिए। सिर्फ एक पीड़ित परिवार का मामला है और एक अपराधी का मामला है।
अगर उसने अपराध किया है तो उसको सजा मिले, अगर अपराध नहीं किया है तो उसको फंसाया भी न जाए, और दोनों के बीच के संबंधों को भी सामने लाना पड़ेगा कि कितने दिनों से ये संबंध में थे और कब से एक दूसरे को जानते थे और किस हद तक इनका ये प्रेम प्रपंच था। ये सब कुछ सामने आना चाहिए। केवल कोरी बातों को लेकर कौवा कान ले गया तो हम सिर्फ कौवे के पीछे नहीं भागे, कान को भी हमको देखना पड़ेगा कि मेरे कान हैं या फिर सच में कौवा ले गया। तो ये करंडा गांव, जो करंडा क्षेत्र का ये जो गांव है कटरिया, ये गांव भी, इस गांव का हम पक्ष नहीं ले रहे हैं, ये गांव भी बड़ा फेमस है। अपराध भी करंडा में चरम पर है। करंडा गाजीपुर का बदनाम क्षेत्र है, लेकिन जांच पारदर्शी हो, न्याय पारदर्शिता के साथ मिले, दोषी को सजा मिले, अगर दोषी जो नहीं है उसको फंसाया भी न जाए। और इसमें न तो विश्वकर्मा समाज और न ब्राह्मण समाज न ठाकुर समाज, किसी का कोई इसमें लेना देना नहीं है। और इस तरह की बातों को हवा देकर आपस में मनमुटाव करना, विवाद करना, ये पूरी तरह से गलत है। और राजनीतिक पार्टियों का रोटी सेकना भी पूरी तरह से एक गलत कदम है। जो अभी दिखाई दिया 22 अप्रैल को, जिस समय गांव में तनाव हो गया, वहां पे मार पिटाई हुई। और एक भी बात हम बता दें कि एक और भी गलत पुलिस ने किया है। अगर प्रधान प्रतिनिधि आशुतोष सिंह उर्फ आशु ने गलती की है, अगर ये झड़प के जड़ में आशु है, तो आशु के ऊपर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, आशु की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, इसको लेकर पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं गंभीर। दोस्तों, पत्रकारिता करना मेरा धर्म है। किसी के पीछे खड़ा होना, एक तरफा काम करना, एक तरफा खबर चलाना, ये मेरा धर्म नहीं है। और ये इस तरह का काम मैं कदापि नहीं करता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कोई अन्य खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को इजाजत।